अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूँ फ़ाद हुसैन। नाजरीन, डेफिनेटली सूरत हाल कोविड-19 के पर्सपेक्टिव में इस वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर जो है हो चुकी है। मज़ीद बेहतरी इसमें जो है हर गुज़रते दिन के साथ जो है हमें नज़र आ रही है। वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो भी ज़बरदस्त तरीके से जारी है। इवन कुछ मज़ीद अमाउंट जो है वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट के लिए उसको भी जो है वो एलोकेट किया जा रहा है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से। लेकिन सबसे पहले नंबर्स हम आपके सामने रखते चलें तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो नए केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं मुल्क भर में, उसकी तादाद मज़ीद कम होकर अब 1118 तक आ गई है। साथ साथ टेस्टिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 43,900 टेस्ट लिए गए हैं। जबकि पॉजिटिविटी रेट की अगर हम बात करें तो मुल्क भर में मुस्बत केसेस की जो परसेंटेज रही है वो अब 3% से कम होके 2.54% तक जो है वो हो चुकी है। जबकि डेथ्स की अगर हम बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस डेडली वायरस की वजह से जो डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं वो 77 रही। जबकि क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद अगर हम आपके साथ शेयर करें तो इस वक्त मुल्क भर में 3024 ऐसे मरीज़ हैं जिनकी सूरत हाल तशवीशनाक बताई जाती है। वैक्सीनेशन के नंबर्स आपके साथ शेयर करें तो पार्शली जो वैक्सीनेटेड पीपल्स हैं उनकी तादाद 4.74 मिलियन तक पहुंच गई है। जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस हवाले से जो वैक्सीन लगाई गई उनकी तादाद 3,09,056 रही। जबकि फुली वैक्सीनेटेड इस वक्त लोगों की अगर हम बात करें तो उनकी तादाद 2.54 मिलियन तक पहुंच गई है। जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो सेकंड डोजेज़ जो लगाई गई हैं उनकी तादाद 43,908 रही है। तो ओवरऑल डेफिनेटली वैक्सीनेशन ड्राइव भी अब हम जिस तरीके से नंबर हमारे सामने आ रहे हैं, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसमें भी अब जो है वो स्पीड नज़र आ रही है। इससे पहले हमने देखा था कि जब गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट की थी तो डेफिनेटली सप्लाईज वैक्सीन की सप्लाईज़ को लेके इश्यूज सामने आ रहे थे। उसके उस वक्त हमने देखा कि मेनली गवर्नमेंट जो है वो डिपेंड कर रही थी कि जो डोजेज़ जो है वो मौसूल हो रहे थे ख़ास तौर पे इंडिया से, फिर चाइना से। देन उसके बाद इंडिया से जो वैक्सीन जो मिलनी थी अंडर कोवैक्स प्रोग्राम वो नहीं मिल सकी, क्योंकि इंडिया में हमने देखा कि ख़ुद वहाँ पे सूरत हाल काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब हो चुकी थी। उनको जो अपनी सप्लाईज़ थी वो अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए जो वो डाइवर्ट करना पड़ी। तो जो पाकिस्तान को कोवैक्स प्रोग्राम के तहत जो इंडिया से वैक्सीन मिलनी थी वो नहीं मिल सकी। तो डेफिनेटली फिर उसकी वजह से भी कुछ डिले आया वैक्सीन्स की सप्लाई पहुँचने में। तो ये वो इनिशियल डेज थे। देन उसके बाद सूरत हाल कुछ बेहतर हुई। गवर्नमेंट ने कुछ जो है अमाउंट इस हवाले से जो है वो एलोकेट करना शुरू किया, परचेज स्टार्ट की। चाइना से कुछ वैक्सीन की डोजेज जो है वो ली गई। देन उसके बाद हमने देखा कि जो डोजेज़ हमें इंडिया से मिलना थी वो फिर दूसरे मुल्क से जो है वो हमें मौसूल हुई अंडर कोवैक्स प्रोग्राम। फिर रिसेंटली हमने देखा कोवैक्स प्रोग्राम के तहत ही और कुछ वैक्सीन्स की डोजेज़ जो है वो मिली। देन इसके बाद अब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो ख़ुद जो है वो प्रोक्योर करना स्टार्ट कर चुकी है। अमाउंट जो है वो ऑलरेडी इससे पहले हमने बात की थी कि तकरीबन कोई 250 मिलियन US डॉलर जो है वो एलोकेट किए गए वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट के लिए। मज़ीद आज जो ख़बर सामने आ रही है वो ये है कि वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसको मज़ीद तेज़ करने के लिए, उसकी रफ़्तार को मज़ीद बढ़ाने के लिए जो अमाउंट है जो एलोकेट किया जा रहा है प्रोक्योरमेंट के लिए वैक्सीन्स की, उसको जो है बढ़ा के $1 बिलियन तक जो है वो किया जा रहा है। ऐसा कहना था कल असद उमर का। डेफिनेटली ह्यूज अमाउंट, लेकिन क्योंकि जो ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसकी जो 20% वैक्सीन्स हैं ओवरऑल पॉपुलेशन की, वो डेफिनेटली अंडर कोवैक्स प्रोग्राम के तहत जो है वो हमें मौसूल होते रहेंगी। लेकिन जो रिमेनिंग पोर्शन है पॉपुलेशन का उसको वैक्सीन्स लगाने के लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट को जो है वो परचेज़ करनी पड़ेगी। बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि अब गवर्नमेंट जो है वो जो प्रोक्योरमेंट है उसकी रफ़्तार को भी अब बढ़ाने जा रही है ताकि जो वैक्सीन्स है वो जल्द अज जल्द जो है वो तमाम लोगों को लगाई जा सके, ताकि
जिस तरीके से दीगर दुनिया के ममालिक काफ़ी हद तक जो है वो वैक्सीन्स जो है वो लगा चुके हैं लोगों को, और उसका जो इम्पेक्ट है वहाँ पे केसेस की मद में हो, जिस तरीके से वहाँ केसेस में जो है वो कमी आई है, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी इकोनॉमीज़ को ओपन अप किया है, वहाँ पे इकोनॉमिक नंबर्स जो हैं वो इम्प्रूव होना शुरू हो गए। अब थ्रेट इतना ऐसा नज़र नहीं आ रहा वहाँ पे दोबारा केसेस बढ़ने के हवाले से। तो ये वो अवामिल है जिसकी वजह से अब पाकिस्तान भी बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, और टारगेट यही है कि जल्द से जल्द जो है वो तमाम लोगों को जो है वो वैक्सीन की दोनों डोजेज़ जो हैं वो लगा दी जाएँ, ताकि जो थ्रेट है दोबारा से केसेस बढ़ने का उसको जो है काफ़ी हद तक कम किया जा सके। अगली ख़बर की तरफ चलते हैं। ट्रेड डेफिसिट के हवाले से नंबर्स जो है वो रिलीज़ किए गए हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की जानिब से। पीबीएस के मुताबिक जो ट्रेड डेफिसिट रहा गुज़श्ता 11 महीनों का 11 मंथ फिस्कल ईयर 21, यानी कि जुलाई से मई तक के जो नंबर्स हैं उनके मुताबिक जो ट्रेड डेफिसिट है मुल्क का, उसमें अच्छा खासा इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तकरीबन 30.56% से जो है वो ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है इन गुज़श्ता 11 माह में। अमाउंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो इस गुज़श्ता 11 महीने के अंदर जो ट्रेड डेफिसिट रहा है वो रहा है तकरीबन 27.48 बिलियन यूएस डॉलर्स। इसको अगर हम कंपेयर करें सेम पीरियड लास्ट ईयर से, तो उस वक्त जो ट्रेड डेफिसिट था वो था 21.05 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो 21 अरब डॉलर से बढ़ के अब तकरीबन 27.5 अरब डॉलर तक जो है वो ट्रेड डेफिसिट बढ़ चुका है, यानी कि तकरीबन 30% तक से जो है वो एक एक्सपेंशन जो है वो नज़र आ रही है ट्रेड डेफिसिट के अंदर। जबकि इसकी अगर हम डिटेल आपके सामने रखें तो इन गुज़श्ता 11 माह के दौरान जो एक्सपोर्ट के अंदर जो इजाफा हुआ है वो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता कंपेयर अगर हम करें इसको इंपोर्ट की ग्रोथ से। तो एक्सपोर्ट के जो फिगर्स रहे हैं इन गुज़श्ता 11 माह के दौरान वो रहे हैं तकरीबन 22.56 बिलियन यूएस डॉलर्स एज़ कम्पेयर टू 19.79 बिलियन यूएस डॉलर्स, यानी कि तकरीबन 19.8 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ के तकरीबन 22.5 अरब डॉलर तक पहुंची, जो कि ग्रोथ बनती है रफली 14% तक की। लेकिन वहीं अगर हम इंपोर्ट के नंबर्स आपके सामने रखें तो इंपोर्ट गुज़श्ता 11 माह के दौरान तकरीबन 50 अरब डॉलर तक जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं एज़ कम्पेयर टू 40.85 अरब डॉलर, यानी कि तकरीबन कोई 22.5% तक का जो इजाफा है वो बनता है इंपोर्ट के अंदर। तो ये वो एक मिस मैच है ग्रोथ के अंदर, एक्सपोर्ट की ग्रोथ और इंपोर्ट की ग्रोथ के अंदर, जिसकी वजह से हम ट्रेड डेफिसिट को जो है वो एक्सपेंड होता हुआ जो है वो देख रहे हैं। खाली मई के महीने की अगर हम बात करें कि मई के महीने में ट्रेड डेफिसिट की पोजीशन क्या रही और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के फिगर्स क्या रहे, ग्रोथ कितनी रही, तो नंबर्स आपके सामने रखते हैं। मई के महीने में जो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट रहा वो 3.64 बिलियन यूएस डॉलर तक का रहा, जबकि इसको अगर हम कंपेयर करें सेम पीरियड लास्ट ईयर से तो उस वक्त जो ट्रेड डेफिसिट था वो था तकरीबन 1.46 बिलियन यूएस डॉलर, यानी सिर्फ मई के महीने में ट्रेड डेफिसिट के अंदर तकरीबन कोई 150% तक का जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मैसिव जंप मई के महीने में ट्रेड डेफिसिट के अंदर नज़र आ रहा है। एक्सपोर्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट के अंदर मई में इतना ज़्यादा इजाफा नहीं नज़र आया, ऑल्दो डबल डिजिट ग्रोथ है, 18.5% की ग्रोथ से 1.65 बिलियन यूएस डॉलर तक जो है वो एक्सपोर्ट पहुंची हैं मई के महीने में। लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करें इंपोर्ट की ग्रोथ से तो कहाँ एक्सपोर्ट 18.5% से बढ़ी, जबकि इंपोर्ट तकरीबन 85.5% से यानी 85% से इंपोर्ट जो है वो बढ़ी है। तो ये आप डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं, कितना मैसिव इजाफा जो है वो इंपोर्ट्स के अंदर हमें नज़र आया है मई के महीने में, और ये तकरीबन 85% के इजाफे से जो इंपोर्ट्स का जो फिगर रहा मई के महीने में वो रहा तकरीबन 5.29 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो ये वो नंबर्स हैं नाजरीन जिससे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या वो मेन रीज़न्स हैं ख़ास तौर पे जिसकी वजह से दोबारा से जो ट्रेड डेफिसिट है वो अब एक्सपेंड होता हुआ नज़र आ रहा है। डेफिनेटली जो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ते हुए नज़र आएंगी ऐसे ही इंपोर्ट जो है वो भी उसके भी जो फिगर्स है वो भी हमें बढ़ते हुए नज़र आएंगे। साथ साथ ऑयल की प्राइसेस भी अब जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। तो डेफिनेटली
जो ऑयल का जो इम्पोर्ट बिल है वो भी एक्सपेंड होगा और वो मज़ीद प्रेशर डालेगा इम्पोर्ट बिल के ऊपर। तो गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट के ग्रोथ के ऊपर जो है वो काम करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट के अंदर जो ग्रोथ है डेफिनेटली डबल डिजिट ग्रोथ है, लेकिन कंपेयर करें अगर इंपोर्ट की ग्रोथ से तो बहुत ज़्यादा कम है ग्रोथ। यही वजह है कि जिसकी वजह से इस मिसमैच की वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत तेज़ी से अब जो है वो एक्सपेंड होना शुरू हो चुका है, जो कि गवर्नमेंट को आइंदा आने वाले वक्त में जो है वो थ्रेटन कर सकता है अगर इसको अभी से गवर्नमेंट ने जो है वो कंट्रोल में नहीं रखा। अगली ख़बर की तरफ चलते हैं। बैंक्स की लैंडिंग के हवाले से मुस्बत ख़बर है कि जो जो लैंडिंग है प्राइवेट सेक्टर को बैंकिंग की तरफ से वो जो है अब बढ़ते हुए नज़र आ रही है। जो एक कॉन्फिडेंस जो है वो इन्वेस्टर्स में आ रहा है इकोनॉमिक रिकवरी को लेके, मैक्रो की इम्प्रूवमेंट को लेके, वहीं हमने देख रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर की जो बोरोविंग है उसमें भी जो है वो अब ज़बरदस्त इजाफा जो है वो सामने आ रहा है। बैंकिंग सेक्टर की जो लैंडिंग है टू प्राइवेट सेक्टर टू बिजनेसेस उसमें जो है वो इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है। तकरीबन जुलाई से मई के टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो 69.5% से जो है वो बोरोविंग प्राइवेट सेक्टर की बढ़ी है, जो कि खुशाइंद है बैंकिंग सेक्टर के लिए भी और ओवरऑल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में भी कि डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर जो है बोरो करते हुए नज़र आ रहा है। और उसकी मेन कुछ रीज़न जो सामने आ रही हैं उसमें ख़ास तौर पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस वक्त जो लो इंटरेस्ट रेट हैं गुज़श्ता कई मॉनेटरी पॉलिसी से हम देख रहे हैं कि जो स्टेट बैंक है जो पॉलिसी रेट है उसको 7% की सतह पे जो वो बरकरार किए हुए हैं ताकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको फर्दर स्ट्रेंथन जो है वो किया जा सके और जो बिज़नेस कम्युनिटी है जो प्राइवेट सेक्टर है वो इस लो इंटरेस्ट रेट का जो है फ़ायदा उठाते हुए बोरोविंग करे और अपनी जो एक्सपेंशन है और जो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ है उनको जो है वो बिना किसी रुकावट के जो है वो जारी रख सके। तो लो इंटरेस्ट रेट, देन उसके बाद स्टेट बैंक ने कुछ रीफाइनेंसिंग स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस कराई। ये भी वो एक अवामिल है जिसकी रीज़न है जिसकी वजह से जो बोरोविंग है प्राइवेट सेक्टर की वो बढ़ते हुए नज़र आई है। फिर हमने देखा कि इकोनॉमिक रिकवरी के हवाले से पेंडेमिक की सूरत हाल से डील करने के लिए टर्फ की फैसिलिटी जो है वो टेम्प्रेरी इकोनॉमिक जो है फैसिलिटी उसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया एसबीपी की जानिब से। उसके तहत भी जो है कंपनीज़ ने अच्छा खासा अमाउंट जो है वो बोरो किया है। कई कंपनीज़ ने एक्सपेंशन जो है वो इस अमाउंट को यूज़ करते हुए अनाउंस की हैं। तो डेफिनेटली ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर की जो बोरोविंग है उसमें जो है वो इतना इजाफा जो है वो हमें नज़र आ रहा है गुज़श्ता 11 माह के दौरान। अमाउंट आपके सामने रखें तो गुज़श्ता 11 माह के दौरान प्राइवेट सेक्टर की जो बोरोविंग रही है वो रही है तकरीबन 490 बिलियन रुपीज़ तक की एज़ कम्पेयर टू 289 बिलियन रुपीज़ सेम पीरियड लास्ट ईयर, यानी कि तकरीबन 69.5% तक की ग्रोथ जो है वो प्राइवेट सेक्टर की जो बोरोविंग है उसमें बनती है। कमर्शियल बैंक्स और इस्लामिक बैंकिंग की लैंडिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो कमर्शियल बैंक्स ने जो कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम है उनकी जो लैंडिंग रही है वो रही है इस 11 माह के दौरान तकरीबन 213 अरब रुपए तक की 231 अरब रुपए तक की, जबकि इस्लामिक बैंकिंग की जो लैंडिंग रही है वो रही है तकरीबन 113 अरब रुपए तक की। तो ये जो बोरोविंग फैसिलिटी रही है उसको डेफिनेटली भरपूर तरीके से जो है वो अवेल किया गया है प्राइवेट सेक्टर की जानिब से ताकि वो अपनी जो माशी सरगर्मियाँ हैं उनको जो है वो ना सिर्फ जारी रख सके बल्कि उनकी रफ्तार जो है उसको भी जो है वो बढ़ा सकें। तो डेफिनेटली इसके ओवरऑल इकॉनमी के ऊपर जो इम्पेक्ट है वो भी जो है वो हम आइंदा आने वाले टाइम में मुस्बत तौर पे जो है वो देख सकेंगे। मार्केट्स की परफॉर्मेंस आपके सामने रखें उससे पहले हम बात करेंगे कमोडिटीज़ की प्राइसिंग्स की। ख़ास तौर पे ऑयल प्राइस के हवाले से अगर हम बात करें तो ऑयल की प्राइसेस में जो है वो तेज़ी नज़र आ रही है। अभी भी जब मैं आपके साथ जो है बात कर रहा हूँ इस वक्त भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल प्राइसेस जो हैं वो मुस्बत जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। डेफिनेटली डिमांड ऑप्टिमिज़म जो है वो इस वक्त बूस्टेड नज़र आ रहा है। जिस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमीज़ जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं दुनिया की वो जो है वो बेहतर तरीके से जो वो रीबाउंड हो चुकी हैं। कोविड-19 का जो इम्पेक्ट है वो काफ़ी हद तक जो है वो ज़ाइल होता हुआ नज़र आ रहा है। वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है दुनिया भर में वो अपने अरूज पे है।
تو یہ وہ کچھ پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے ایک ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے نہ صرف آئل کی ڈیمانڈ میں بلکہ اوور آل کموڈیٹیز کی جو پرائسز ہے اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے. کچھ سپلائی ڈسرپشنز بھی ہیں جس کی وجہ سے جو کموڈیٹیز کی جو قیمتیں ہیں وہ تیزی سے جو ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے. لیکن آئل پرائسز جو ہے وہ پچھلے کچھ دن سے زبردست تیزی میں جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. ڈیمانڈ آپٹیمزم اپنی جگہ, جہاں جہاں کچھ تھریٹ تھا, کچھ کنسرنز تھے کہ جس طریقے سے ایران کی آئل سپلائی کے حوالے سے خدشات تھے کہ ایران کی جو آئل سپلائی ہے مارکیٹ میں آئے گی تو اس سے جو پرائسز ہے وہ نیگیٹیولی جو ہے وہ ہٹ پڑ سکتی ہے پرائسنگ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں. لیکن فی الحال نظر یہ آ رہا ہے کہ جو آئل کی جو سپلائی ہے ایران سے وہ بھی فی الحال اتنی جلد جو ہے وہ مارکیٹ میں آتے ہوئے نظر نہیں آ رہی, اور باوجود اس کے جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی اب کچھ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. تو یہ وہ کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آئل کی پرائسز جو ہے وہ ہمیں اوپر جو ہے وہ جاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. ایون جو WTI کروڈ آئل ہے وہ اکتوبر 2018 کے بعد پہلی دفعہ $70 پر بیرل کے اوپر جو ہے وہ تجاوز کر گیا ہے. تو یہ ایک ڈیفینیٹلی چینج ہمیں نظر آ رہا ہے آئل پرائسنگ کے اندر بھی کہ جس طریقے سے آئل پرائسز ری باؤنڈ ہوئی اس کے بعد جو ہے جو ریلی سٹارٹ ہوئی وہ فی الحال ابھی بھی کہیں رکتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. اب دیکھتے ہیں کہ آئل پرائسز یہاں سے مزید کتنا جو ہے وہ بڑھتے ہیں, کیونکہ آئل پرائسز یہاں اگر مزید اور بڑھتی ہیں تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے پرسپیکٹیو میں اگر ہم بات کریں تو تھوڑا نیگیٹو ہو سکتا ہے, کیونکہ پاکستان کی جو آئل کنزمپشن ہے اس کافی حد تک جو ہے ہمیں آئل امپورٹ کرنا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو اوور آل امپورٹ بل ہے اس کے اندر ایک اچھا خاصا جو پورشن ہے وہ آئل امپورٹس کا ہوتا ہے. ان کیس اگر آئل کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھتی ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہمارا آئل امپورٹ بل ہے وہ بھی جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور اس سے اوور آل جو امپورٹ بل ہے ملک کا وہ ایکسپینڈ ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو یہ نیگیٹو کسی حد تک ہو سکتا ہے ان آئل کی پرائسز جس طریقے سے بڑھ رہی ہیں پاکستان کی اکانومی کے لیے. لیکن دیکھتے ہیں کہ آیا یہ جو اس وقت تیزی ہے آئل پرائسز کے اندر وہ مزید کنٹینیو رہ پاتی ہے یا نہیں. لیکن فی الحال ڈیفینیٹلی آپٹیمزم مارکیٹ کے اندر آئل پرائسز کے اندر جو ہے وہ ہمیں ڈیفینیٹلی نظر آ رہا ہے. ایکوٹی مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں تو کل یو ایس مارکیٹ کی جو پرفارمنس رہی وہ آپ کے سامنے رکھیں. مکس ٹرینڈ نظر آیا, کچھ انڈسز پازیٹیو زون میں کلوز ہوئے, کچھ جو ہے وہ نیگیٹو زون میں کلوز ہوئے. سب سے پہلے ڈاؤ جونز کی پرفارمنس آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کل ڈاؤ جونز کے اندر ایک جو ہے وہ کسی حد تک تھوڑی بہت پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی. پروفٹ ٹیکنگ کہیں یا اسٹل ابھی بھی ڈاؤ جونز جو ہے کیونکہ اب تقریباً اپنے ہائی کے جو ہے وہ قریب ہی جو ہے وہ پہنچ چکا ہے, تو ڈیفینیٹلی بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ سپلائی مارکیٹ میں وہاں موجود ہے, اور ساتھ ساتھ وہاں پہ جو انفلیشن کے جو فیئرز ہیں, ساتھ ساتھ جو فیڈرل ریزرو کی جو بانڈ پرچیز ہے اس کے کم ہونے کے حوالے سے بھی کچھ جو فیئرز ہیں مارکیٹ کے اندر, یہ وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ جو انویسٹر ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ محتاط ہو چکا ہے. فی الحال کوئی ٹریگر بھی پازیٹیو نظر نہیں آ رہا جس کی وجہ سے جو پرائسز ہیں ان میں ہمیں کچھ زیادہ تیزی نظر آئی. یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ اب ان لیولز پہ وہاں پہ کنسولیڈیٹ ہوتے ہوئے نظر آئی ہے. ڈاؤ جونز کل 30 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 34,599 کی سطح پہ جو اختتام پذیر ہوا. وہیں نیسڈیک میں کچھ پازیٹیوٹی نظر آئی اور تقریباً 43 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 13,924 کی سطح پہ کل کا جو نیسڈیک کا جو ٹریڈنگ سیشن تھا وہ اختتام پذیر ہوا. یعنی کہ نیسڈیک اب اگلی نفسیاتی حد جو کہ 14,000 کی ہے اس کے اب کافی حد تک جو ہے وہ قریب پہنچ چکا ہے. ڈیفینیٹلی 14,000 کی نفسیاتی حد پہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ مارکیٹ کے اندر ریزسٹنس سامنے آئے گی اور وہاں پہ سپلائی مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ موجود ہوگی. ایشین مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں تو آج جو ایشین مارکیٹس اوپن ہوئی ہیں ملا جلا رجحان ہمیں آج بھی ایشین مارکیٹس میں نظر آ رہا ہے. کچھ دنیا کی جو ایشین مارکیٹس ہیں وہ اس وقت پازیٹیو زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے, جبکہ کچھ انڈسز جو ہیں وہ ایشین مارکیٹس کے وہ اس وقت ریڈ زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انڈین اور چائنا کے جو میجر انڈسز ہیں وہ اس وقت گرین زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہیں ہانگ کانگ کی اگر ہم بات کریں اور اگر ہم بات کریں جاپان کی تو وہاں پہ ہمیں فی الحال تھوڑی بہت جو ہے وہ پروفٹ ٹیکنگ نظر آ رہی ہے, اور جس کی وجہ سے جو دونوں میجر انڈسز ہیں ان کنٹریز کے وہ ہمیں ریڈ زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی پرفارمنس کی اگر ہم بات کریں تو بہتر نظر آ رہی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں ان لیولز پہ پروفٹ ٹیکنگ نظر آنی تھی.
اور ایسا ہی کل کچھ ہمیں نظر آیا مارکیٹ میں جو ہے پروفٹ ٹیکنگ ہمیں نظر آئی ڈیورنگ دا ڈے تقریباً کوئی 300 پوائنٹ یا 300 سے زیادہ پوائنٹ جو ہے مارکیٹ نے انٹر ڈے بیسس پہ ایڈ کیا ہے، لیکن پیک لیولز پہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ سپلائی آئی پروفٹ ٹیکنگ کی انویسٹرز نے، تو اس کی وجہ سے تقریباً جو انٹر ڈے کے گین سے نہ صرف سارے اریز ہوئے بلکہ مارکیٹ کی جو کلوزنگ تھی، جو بینچ مارک KC 100 انڈیکس کی جو کلوزنگ رہی وہ ریڈ زون میں رہی، اور تقریباً اوور آل 150 پوائنٹ سے زیادہ، یعنی کہ ٹو بی ایگزیکٹ 154 پوائنٹ کی کمی کے بعد 48,148 کی سطح پہ کل کا جو KC 100 انڈیکس کا جو ٹریڈنگ سیشن تھا وہ اختتام پذیر ہوا۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو مارکیٹ ہے وہ ابھی بھی 48,000 کی جو نفسیاتی عدد ہے اس کو ہولڈ کیے ہوئے ہے، جو کہ بلز کے لیے ایک اچھا سائن ہے کہ ایٹ لیسٹ مارکیٹ 48,000 کے اوپر جو ہے کنسولیڈیٹ کر رہی ہے۔ اب بجٹ بھی قریب ہے تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو انویسٹرز ہیں وہ اب بجٹ کا ویٹ کر رہے ہیں کہ جب بجٹ سامنے آئے گا تو کلیئر ڈائریکشن جو ہے وہ نظر آئے گی، اور اکارڈنگلی اس کے مطابق جو انویسٹرز ہیں وہ پھر سے اپنی پوزیشن جو ہے وہ بلڈ کر سکیں گے۔ کل والیوم کی اگر ہم بات کریں تو والیومز میں بھی کل کچھ ہمیں کمی نظر آئی۔ KC 100 انڈیکس کے اندر کل 17% کی جو ہے والیومز میں کمی ریکارڈ کی گئی، اور 17% کی کمی کے بعد تقریباً 265 ملین شیئرز کا کل KC 100 انڈیکس میں کام ہوا۔ تو یہ تھی کل کی پرفارمنس KC 100 انڈیکس کی۔ اب آج دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کی پرفارمنس کس طریقے سے رہتی آیا۔ آج بھی مارکیٹ جو ہے وہ 48,000 کی جو نفسیاتی عدد ہے اس کو آج بھی ہولڈ کرتی ہے، مارکیٹ اس سے اوپر جو ہے وہ کلوزنگ دینے میں کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں۔ امپورٹنٹ ہوگا آج کا بھی سیشن، کون سے سیکٹرز ہوں گے آج جو کہ مارکیٹ میں ایکٹیو نظر آئیں گے، جن میں جو انویسٹرز ہیں ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ آج نظر آئے گا، کون سے ایسے سٹاکس ہوں گے جو کہ ٹاپ والیومز کے اندر جو ہے وہ آج جگہ بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔